हेलो और आज के इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक ऐसी साइंटिफिक ब्रेकथ्रू की बात करने वाले हैं जो एनर्जी की दुनिया को पूरी तरह बदल सकती है। सदर्न स्टेट तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंडिया ने हाल ही में एक ऐसा माइलस्टोन अचीव किया है जो उसे दुनिया के कुछ गिने चुने देशों की लिस्ट में शामिल करता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इंडिया यूरेनियम पर अपनी डिपेंडेंसी खत्म करके एक नए एनर्जी एरा में कदम रखने की तैयारी कर रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा इस एक बात पर गौर करते हैं। क्या कोई न्यूक्लियर रिएक्टर जितना फ्यूल जलाता है उससे ज्यादा फ्यूल बना सकता है? सुनने में किसी मैजिक या एल्केमी जैसा लगता है ना। पहली बार में तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल सा लगता है, लेकिन यही वो कमाल है जो इस नई टेक्नोलॉजी के बिल्कुल सेंटर में है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी टेक्नोलॉजी का पोस्टमार्टम करेंगे। पहले इस फ्यूल बनाने वाली मशीन को समझेंगे, फिर देखेंगे इंडिया का थोरियम एडवांटेज और 3 स्टेज मास्टर प्लान, और लास्ट में क्रिटिक्स और कॉस्ट ओवररन्स पर भी एक फेयर नज़र डालेंगे। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, एक ऐसी मशीन जो अपना फ्यूल खुद ब्रीड करती है। दरअसल हाल ही में न्यूज़ आई थी कि इंडिया के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी PFBR ने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है। अब ये क्रिटिकलिटी क्या भला है? सिंपल शब्दों में ये साइंस का वो स्टेज है जहां एक न्यूक्लियर चेन रिएक्शन बिना किसी बाहरी मदद के अपने आप चलती रहती है। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। जब ये रिएक्टर फुली ऑपरेशनल हो जाएगा तो रूस के बाद इंडिया दुनिया का सिर्फ दूसरा ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास एक कमर्शियल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होगा। और इसका स्केल भी छोटा नहीं है। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च द्वारा बनाए गए इस रिएक्टर की कैपेसिटी 500 मेगावाट है। ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का एक बेहद एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। अब चलते हैं अगले हिस्से पर। आखिर ये ब्रीडिंग यानी नया फ्यूल बनाने का प्रोसेस काम कैसे करता है? आइए इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। देखिए, नॉर्मल प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स जो दुनिया भर में यूज होते हैं वो यूरेनियम जलाते हैं और वेस्ट के रूप में प्लूटोनियम निकालते हैं। लेकिन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स इसमें एक कदम आगे हैं। ये रिएक्टर उसी बचे हुए प्लूटोनियम वेस्ट और थोड़े से यूरेनियम का यूज करता है, और रिजल्ट, जितना फ्यूल ये कंज्यूम करता है उससे ज्यादा नया फिसाइल फ्यूल जनरेट कर देता है ना कमाल? इस पूरे प्रोसेस को एक टर्म दिया गया है, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। होता क्या है कि रिएक्टर कोर के चारों तरफ यूरेनियम 238 का एक ब्लैंकेट या आवरण होता है। अब यूरेनियम 238 नेचर में काफी मिलता है, पर यह अपने आप में कोई तगड़ा रेडियोएक्टिव फ्यूल नहीं है। लेकिन जब कोर से निकलने वाले न्यूट्रॉन्स इस ब्लैंकेट से टकराते हैं तब असली जादू होता है। ये U238 न्यूट्रॉन्स को कैप्चर करके प्लूटोनियम में बदल जाता है, जो कि एक टॉप क्लास फ्यूल है। बस इसी वजह से इसे ब्रीडर कहा जाता है। साइंस तो समझ लिया, लेकिन अब आते हैं इसके जियोपॉलिटिकल एंगल पे। इंडिया इतनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी के पीछे इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? इसका सबसे बड़ा रीजन है हमारी लिमिट्स। ट्रेडिशनल रिएक्टर्स के लिए यूरेनियम चाहिए, और प्रॉब्लम यह है कि पूरी दुनिया के यूरेनियम रिजर्व्स का सिर्फ 1 से 2% ही इंडिया के पास है। इसका मतलब है कि एनर्जी के लिए दूसरे देशों पर भारी डिपेंडेंसी। ये कोई आइडियल सिचुएशन तो नहीं है। लेकिन जब हम थोरियम की बात करते हैं तो स्टोरी पूरी तरह पलट जाती है। दुनिया में यूरेनियम के कंपैरिजन में थोरियम के रिजर्व्स 4 गुना ज्यादा हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, ग्लोबल थोरियम रिजर्व्स का 25% से ज्यादा हिस्सा अकेले इंडिया के पास है। तो यूरेनियम की कमी जरूर है, पर थोरियम के मामले में इंडिया एक सुपर पावर है। और इसी ह्यूज थोरियम रिजर्व को अनलॉक करने के लिए कई दशकों पहले एक ग्रैंड स्ट्रैटेजी बनाई गई थी, द 3 स्टेज मास्टर प्लान। आइए इस ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, हेवी वाटर रिएक्टर्स यूरेनियम यूज करते हैं और प्लूटोनियम वेस्ट बनाते हैं। स्टेप 2, अभी जिस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी अचीव की है वो इसी स्टेप का हिस्सा है। यह उस प्लूटोनियम का यूज करके यूरेनियम 233 बनाएगा। और फाइनली स्टेप 3, फ्यूचर के थोरियम रिएक्टर्स में इसी U233 के साथ इंडिया के मैसिव थोरियम रिजर्व्स को कंबाइन किया जाएगा। जब ये साइकिल पूरी होगी तो इंडिया टोटली सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा। और इस सेल्फ सफिशिएंसी की सख्त जरूरत भी है। इंडिया का न्यूक्लियर एनर्जी टारगेट बहुत बड़ा है। फिलहाल हमारी कैपेसिटी लगभग 8180 मेगावाट है, जिसे बढ़ाकर 2047 तक 100 गीगावाट करने का टारगेट है। ये नंबर शो करते हैं कि वर्ल्ड के 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर की एम्बिशंस कितनी बड़ी हैं। एम्बिशंस अपनी जगह हैं, पर किसी भी डीपली रिसर्च्ड एक्सप्लेनर में रियलिटी चेक जरूरी है।
चलिए अब क्रिटिक्स और कॉस्ट ओवररन्स की बात करते हैं और देखते हैं कि टेक्निकल और इकोनॉमिक हर्डल्स क्या हैं। सरकार का व्यू तो बहुत क्लियर और ऑप्टिमिस्टिक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस रिएक्टर को हमारे वास्ट थोरियम रिजर्व्स को यूज करने की दिशा में एक डिसाइसिव स्टेप यानी निर्णायक कदम बताया है। ये साइंटिफिक कैपेबिलिटी का एक बड़ा सिंबल है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स बिल्कुल अलग राय रखते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के प्रोफेसर M.V. रमाना की वार्निंग देखिए। वो क्लियरली कहते हैं कि PFBR को क्रिटिकलिटी तक लाने में जो ह्यूज कॉस्ट और लंबा डिले हुआ है, वो बाकी दुनिया के लिए एक लेसन होना चाहिए, ताकि वो इस टेक्नोलॉजी पर अपना वक्त बर्बाद ना करें। और इन आलोचनाओं का एक बहुत बड़ा सॉलिड रीजन है ये टाइमलाइन। सोचिए 1996 में ही साइंटिस्ट्स ने इसकी इंपॉर्टेंस बता दी थी। 2004 में कंस्ट्रक्शन ऑफिशियली शुरू हुआ और फाइनली 2026 में आकर इसने क्रिटिकलिटी अचीव की। MIT के एक एक्सपर्ट कोरो शिरवन ने पॉइंट आउट किया कि चीन ने इससे भी बड़ा रिएक्टर सिर्फ 6 साल में बना लिया था। हमारी पेस वाकई बहुत स्लो रही है। स्लो पेस के साथ साथ इकोनॉमिक्स भी एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इन रिएक्टर्स की ऑपरेशनल एफिशिएंसी काफ़ी कम होती है। इनकी कॉस्ट इनिशियल एस्टिमेट से दोगुनी से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसका असर ये होगा कि इससे बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी स्टैंडर्ड रिएक्टर से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी से 80% तक ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी। और अगर सोलर एनर्जी से कंपेयर करें तो ये वाकई बहुत महंगी साबित होती है। तो आइए आखिरी सेक्शन पर चलते हैं। क्या ये टेक्नोलॉजी सच में आने वाले वक्त का एक मॉडल बन सकती है? इसका कंटेक्स्ट समझने के लिए ग्लोबल ट्रेंड्स को देखना पड़ेगा। 1996 में दुनिया भर की इलेक्ट्रिसिटी में न्यूक्लियर पावर का शेयर लगभग 17.5% था। आज 2024 में ये गिरकर सिर्फ 9% रह गया है। वहीं दूसरी तरफ मॉडर्न रिन्यूएबल्स का शेयर तेजी से बढ़कर 17.3% तक पहुंच चुका है। क्लियरली ग्लोबली न्यूक्लियर पावर पर रिलायंस कम हो रही है। और यही हमें छोड़ जाता है आज के इस आखिरी और सबसे थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ। ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया न्यूक्लियर एनर्जी से अपना शेयर कम करके रिन्यूएबल्स की तरफ भाग रही है, तो क्या इंडिया का ये फास्ट ब्रीडर सक्सेस फ्यूचर के लिए एक वाइटल ब्लूप्रिंट है, या फिर ये रिन्यूएबल्स के रास्ते में आने वाला एक बहुत महंगा डिटूर है? साइंस नो डाउट कमाल की है, पर क्या इसका इकोनॉमिक सस्टेनेबल है? इस पर ज़रूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत